करने का प्रयास कीजिए। एक्शन प्लान रिपीट कर। गंगा एक्शन प्लान गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत हुई थी 1985 में और यमुना एक्शन प्लान की शुरुआत हुई थी 1993 में। ठीक है, सर 1986 में हुई थी गंगा एक्शन प्लान। 1986 है। 5 ईयर सर 1985 और 5 ईयर 5 है सर, एक बार फिर से एक बार क्लियर कर लीजिए रिश्यू में, थोड़ा सा नेट पे डाल के देखिए पहले। सर कंफ्यूजन है ना, कहीं 85 है कहीं 86 है सर। पहला फेज तो 85 या 86 जो भी था सर 2000 तक रहा था। मैम उसके 85 बाद से शायद इसका second मैंने पढ़ा था इकोनॉमिक्स के डेटा में 85 भी था और यूपी स्पेशल की सर ऐसा हो सकता है ना सर, वो उसको शुरू किया गया हो हाँ किया हो गया सकता हो सर, वो मैम उस तरह का जो आप डाटा हो बता जाता है हाँ ये भी हो कभी-कभी। सकता है, वेरी करता है। ठीक है, तो 1985 सर जो पीसीएस में क्वेश्चन पूछा है उसमें 1985 ही माना है उसका आंसर। अच्छा, तो हम लोग भी 85 मान के चले क्योंकि आयोग जो एक बार पूछा है उत्तर दोबारा। इसमें क्वेश्चन में पूछा है सर सेंट्रल गंगा अथॉरिटी। अच्छा, ये पूछा हुआ सेंट्रल गंगा अथॉरिटी, तो फिर इसको दूसरी 1985 माना। तो दूसरा चीज हो जाएगा मैम, सेंट्रल गंगा अथॉरिटी जो है वो दूसरा चीज हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण प्राधिकरण दूसरी चीज है और प्लान जो है था दूसरी चीज है। ठीक है, चलिए, पंचायती राज विभाग में कितना है 21,197 करोड़ है, नमामि गंगे में कितना है 25,110 करोड़ रुपए है और भारी एवं मध्यम उद्योग में भारी और मध्यम उद्योग में कितना है 21,057 करोड़ है। ठीक है, तो सबसे अधिक किसमें आवंटन किया गया, प्राथमिक शिक्षा में किया गया है और ये अलग बात है कि प्राथमिक शिक्षा में नई वैकेंसियां नहीं निकाली जा रही है, इतनी पैसे का बंदरबाट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ऊर्जा सुरक्षा में ऊर्जा में कितना है 57,000 करोड़ रुपए है। वैसे सबको बिजली मिलने लगी है, बिजली हर घर तक पहुंच गई है। सौभाग्य योजना की शुरुआत हुई थी सितंबर 2017 में। सौभाग्य योजना प्रधानमंत्री हर घर बिजली योजना की शुरुआत हुई थी और सौभाग्य योजना की शुरुआत हुई थी सितंबर 2017 में, जिसके माध्यम से हर घर तक बिजली का कनेक्शन उपलब्ध कराया गया था। ठीक है, सौभाग्य योजना। वैसे जो योजनाएं आप लोगों को भेजी गई थी, कितने लोगों ने उसे अपने कॉपी में नोट कर लिया या फिर अभी सिर्फ फोन में ही पड़ा हुआ है? योजना योजना चिल्ला रहे थे और अभी तक फोन में पड़ा है, किसी ने नोट करके उसे अपने डेस्कटॉप पे नहीं चिपकाया। इतने लोगों ने, अभी खाली 7-8 लोग, हाँ 8-9-10 लोग, खाली इतने लोगों ने नोट करके अभी अपनी कॉपी पे चिपकाया है और एक प्रश्न यहाँ से आने की संभावना है कम से कम। चलिए 22-23 तो हो गए, एक प्रश्न यहाँ से फिक्स है आना और जितनी योजनाएं भेजी हैं उसके बाद एक भी योजना मतलब आने की संभावना बहुत कम है। जितनी भी योजनाएं बता रहे हैं, सौभाग्य योजना या जो भी बोल रहे हैं, हो सकता है इसी में से पूछ ले। ठीक है, चलिए आ जाइए। रुपया जाता है, रुपया आता है, रुपया जाता है। ठीक है, वैसे भारत सरकार का जो रुपया आता था कहाँ से आता था, बिग कार से आता था। किससे आता था, बिग कार से आता था। बिग कार, भारत सरकार का रुपया किससे आता था, बिग कार से आता था। बिग कार करकेसी, बिग कार करकेसी रुपया आने का स्रोत था और रुपया जाने का स्रोत क्या था, करों ब्याज केंद्रीय क्षेत्र के वित्त पर रक्षा योजना। ठीक है, रक्षा था, उसके बाद थी अर्थ पे, रक्षा योजना अर्थ पे, रक्षा योजना अर्थ पे था। ठीक है, यही था कोड। रिपीट कर दीजिए आप। यस सर सही है मैम, फिर से रिपीट करेंगे तो फिर वो भूल जाएगा, वहीं पे लिखाएगा वहीं देख लीजिएगा। ठीक है, बिग कार करकेसी, फिर बिग कार करकेसी था, उसके बाद क्या था, करो ब्याज केंद्रीय क्षेत्र पर। ठीक है, ब्याज करो ब्याज केंद्रीय क्षेत्र के वित्त पर, करो ब्याज केंद्रीय क्षेत्र के वित्त पर, रक्षा योजना खर्च ना, रक्षा योजना खर्च की अर्थ पर, हाँ रक्षा योजना अर्थ पे, रक्षा योजना अर्थ पे, वेरी गुड, रक्षा योजना अर्थ पे। ठीक है, 4-5 बार बोल लेंगे वैसे याद हो जाएगा। ठीक है, बढ़िए आगे। अब उत्तर प्रदेश, जी मैम। सर एक ना करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आई थिंक इसमें भी नहीं सर, जो यूपी की पहली एआई आधारित आंगनवाड़ी सेंटर है सर, वो गाजियाबाद में ही ओपन किया गया है। अच्छा, वेरी गुड मैम। और एआई आधारित लिख लीजिए। 4 अगस्त 2024 में। ठीक है, ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एआई आधारित आंगनवाड़ी सेंटर। वेरी गुड, लिख लीजिए आप लोग, एआई आधारित आंगनवाड़ी सेंटर, एआई आधारित आंगनवाड़ी सेंटर। ऐसे आप लोग भी जहाँ भी जिसको भी मिले नोट करके जरूर बताइए, क्योंकि सभी परिवार के जितने सदस्यों का चयन होगा सभी के लिए गर्व की बात होगी, मेहनत सबकी सफल रंग लाएगी। ठीक है, कहाँ पर है मैम ये है नहीं मैम, एक्स्ट्रा बता रही है एडिशनल में, ये गाजियाबाद में ओपन अच्छा। मतलब इनॉग्रेट किया था राज्यपाल आई थी वहाँ पर। मैम भारत तो नहीं होगा ना मैम? मेरे पास फिर से बता दीजिए क्या बोल रहे हैं। जो यूपी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित
पहला आंगनवाड़ी सेंटर है वो गाजियाबाद में है। गाजियाबाद के भी मोर्टी MORTI मोर्टी विलेज है जहाँ पर ये ओपन हुआ है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही मोर्टी है, ठीक है। मोर जो है टी पीने चली गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, ठीक है। मोल्टी नहीं, मोल्टा विलेज है। मोर्टा अरे सर मैं उस प्रोग्राम में गई थी। मोर्टा जो है वो नगर पंचायत में आता है, मोर्टी विलेज है ग्राम पंचायत। हाँ। मोर्टी मोर्टी। मैम आप उधर से ही हैं क्या, उसी इलाके से? सर मैं गाजियाबाद में ही रहती हूँ। अच्छा, गाजियाबाद में ही। तभी तभी आपको वहां से ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लेकिन ये अगस्त में हुआ और हमको लग रहा है सबसे ज्यादा। रोहित सर कुछ पूछना है क्या? सर ये गाजियाबाद में देश का पहला ये आंगनवाड़ी केंद्र भी है, मतलब यूपी तो है ही लेकिन देश का भी पहला ही है। ये और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया तब। इसको वेरी 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 इम्पोर्टेंट कर लीजिए सब लोग, ठीक है। वेरी 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 इम्पोर्टेंट। बढ़िया भागे। रुपया आता है, रुपया कहाँ से जाता है? चलिए, उत्तर प्रदेश में रुपया सबसे अधिक कहाँ से आएगा? आंख बंद करके लगाना है कि राज्यों का अपना जो कर राजस्व है वहां से आ रहा है। कहाँ पर? राज्यों का अपना कर राजस्व में, ठीक है। उसके बाद जो है केंद्रीय क्षेत्र के कर अंतरण, केंद्र से जो कर अंतरण आता है उसमें, और केंद्रीय अनुदान सहायता जो है तीसरे नहीं, केंद्रीय अनुदान सहायता जो है 12.9% है। राज्यों का अपना कर राजस्व 37.1% है। केंद्रीय कर का अंतरण 30% है। केंद्रीय सहायता से 12.9% आता है। सार्वजनिक ऋण से जो ऋण दिया गया उससे प्राप्तियां 15.3% है, ठीक है। सार्वजनिक लेखा से 0.8% है। ऋण की वसूली से 0.5% है। गैर कर राजस्व जो है 3.4% है। देखिए, प्रश्न कभी कभी क्या करता है कि केंद्र से कुल कितना आता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। केंद्र से, तो केंद्र से दोनों को ऐड करके याद करना है आपको। केंद्र से जब पूछेगा तो केंद्र के कर का अंतरण जो है वो, और साथ में केंद्रीय अनुदान सहायता, दोनों को ऐड करके याद करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? मतलब अगर पूछे कि केंद्र से कितना आता है तो आपको दोनों को ऐड करके याद करना है। और अगर पूछे कि केंद्रीय कर में अंतरण कितना है तो 30% है। केंद्रीय कर में अंतरण कितना है? 30% है। और केंद्रीय अनुदान सहायता में कितना है? 12.9% है। कितना है? 12.9। यानी जो अनुदान देती है सरकार विभिन्न योजनाओं को संचालित करने के लिए, विभिन्न प्रकार की जो उनकी इस केंद्र सहायता से चलती हैं योजनाएं, केंद्र प्रायोजित योजनाएं हो या फिर केंद्रीय सहायता की योजना हो, उसके लिए जो सहायता देती है वो केंद्रीय अनुदान सहायता है। 12.9% है। राज्य अपना जो कर राजस्व प्राप्त करता है 37.1% करता है। कितना करता है? 37.1% करता है, ठीक है। सार्वजनिक ऋण की जो प्राप्तियां है, ऋण सरकार ने जो दिया हुआ है सार्वजनिक ऋण, उससे जो प्राप्ति है 15.3% है। ठीक, क्लियर है। अब इसको लाज पहले लिखिए, करो केंद्र, करो केंद्र, करो केंद्र अनुदान, करो केंद्र अनुदान, करो केंद्र अनुदान, ठीक है। लेकिन गलत हो जाएगा, करो केंद्र सार्वजनिक अनुदान, ठीक है। करो केंद्र सार्वजनिक अनुदान, ये सही रहेगा ना? करो केंद्र सार्वजनिक अनुदान। कोई कुछ बोल नहीं रहा है, सब लोग एकदम माइक ऑफ करके बैठ गए हैं। सही है ना? करो केंद्र सार्वजनिक अनुदान पर, ठीक है। करो केंद्र सार्वजनिक, ठीक है। मतलब केंद्र से हम कह रहे हैं कि सार्वजनिक अनुदान हम लोग को बढ़ा दीजिए। करो केंद्र सार्वजनिक अनुदान, करो केंद्र सार्वजनिक अनुदान, ठीक है। अब 37.1% जो है, खाली इसका बड़े वाला के याद रख लीजिए, सबसे अधिक किससे आ रहा है? 37.1% है। केंद्रीय कर में अंतरण 30% है, बस इसे देखिए और कुछ मत देखिएगा। यहाँ से प्रश्न आने की संभावना मतलब थोड़ा सा कम रहता है कंपेरेटिवली भारत के बजट की अपेक्षा, ठीक है। तो प्रश्न आ जाएगा तो एक बार देख लीजिए सभी लोग। रोहित सर कुछ पूछना है क्या? रोहित सर, सर वो आप इसके पहले जो बता रहे थे दोनों ऐड करके बताना होता है, वो मुझे समझ नहीं आया आपने क्या बता रहा था। अच्छा ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश को कितना पैसा देती है, ठीक है। केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश को कितना पैसा देती है, तो एक तो कर में देती है, यानी जो सरकार कर इकट्ठा करती है तो कर में जो राज्यों का हिस्सा आता है उसमें 30% आता है। यानी उत्तर प्रदेश का जो कुल आय है उसमें से 30 पैसा जो है वो केंद्र जो है कर के माध्यम से जो पैसा, जैसे जीएसटी इकट्ठा कर लेती है ना, जीएसटी इकट्ठा की है, फिर इनकम टैक्स इकट्ठा हुआ है, तो उसमें से जो शेयर देती है राज्यों को, उसमें से उत्तर प्रदेश को 30% मिलता है, ठीक है। यानी उत्तर प्रदेश की आय का 30 पैसा जो है उस कर से आता है, ठीक। समझ में आया?
रोहित सर जी सर, जी सर। ये समझ में आया? अब उसके बाद मान लीजिए केंद्र के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है? केंद्र के द्वारा उत्तर प्रदेश में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान हो, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो है, वो तो डायरेक्ट केंद्र योजना है, केंद्रीय योजना है, लेकिन कुछ योजनाएं केंद्र प्रायोजित होती हैं, ठीक है? उसमें 60-30 का रेशियो है, 90-10 का रेशियो होता है, ठीक है? तो उस रेशियो के लिए जो केंद्रीय अनुदान आता है, वो 12.9% है। अब हमसे पूछे कि केंद्र से कुल कितना पैसा अच्छा। आता है, तो दोनों मिला के आएगा ना? ठीक है। दोनों पैसा केंद्र से मिला के आ रहा है। तो जब केंद्र से पूछेगा तो दोनों, हाँ, केंद्र से जब पूछेगा तो ये 42.9% हो जाएगा। तब सर्वाधिक जो पैसा है केंद्र से आएगा, ठीक है? अगर ऑप्शन में केंद्र से देता है तो लगा देना है केंद्र को। समझ में आया? सभी को क्लियर है? अब सबको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी किसी को क्लियर नहीं तो पूछ सकता है। सचिन सर बोलिए। नीलिमा मैम क्लियर है? मोहित सर जी सर क्लियर है। जी सर क्लियर है। आप क्लियर है ना? मतलब एग्जाम में अगर एक्सप्लेन कर दीजिए सर। अच्छा कोड को एक्सप्लेन करते हैं, वेरी गुड, बताते हैं। पहले ये तो समझ में आ गया कि केंद्र जो है उत्तर प्रदेश में कितना परसेंट दे रहा है, 42.9% दे रहा है, ठीक है? यानी केंद्र के द्वारा उत्तर प्रदेश के राजस्व में सर्वाधिक हिस्सेदारी रखी जा रही है। कितना है? वो 42.9% है। अगर ऑप्शन में केंद्र से है और राज्य का स्वयं के करों से है तो आपको लगाना है केंद्र से। क्या लगाना है? केंद्र से लगाना है। अगर मान लीजिए ऑप्शन में केंद्र से नहीं है, ऑप्शन में देता है करों से, फिर केंद्रीय कर के अंतरण से, केंद्रीय अनुदान से, सार्वजनिक ऋण की प्राप्तियों से, तब आपको लगाना है कर राजस्व से। क्या लगाना है? कर राजस्व से। क्लियर है यहाँ पे? एक बार हैंड रेज कर दीजिए क्लियर है, तो नहीं तो फिर से पूछना पूछ लीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं सबको क्लियर हो गया है। ठीक, अब जो अभी मोहित सर ने बोला कि इसको कोड को क्लियर कर दीजिए, तो करों, करों यानी कर में, यानी सरकार जो अपना कर इकट्ठा कर रही है वो सर्वाधिक पैसा है। ठीक है मोहित सर? जी सर। और केंद्रीय क्षेत्र से यानी केंद्र का कर अंतरण जो है, केंद्र का जो कर अंतरण है वो 30% है, दूसरे नंबर पर है केंद्र से। ठीक है, करो केंद्र। फिर सार्वजनिक, सार्वजनिक यानी सार्वजनिक ऋण की जो प्राप्तियां होती है 15.3% है, 15.3% है। वैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 क्या कहता है? कौन बताएगा? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 किसके बारे में बात करता है? नूतन मैम बताइए आप। राज्यों के राज्यपाल के बारे में। वेरी गुड, राज्यों के राज्यपाल के बारे में बताता है। लेकिन राज्यों का एक राज्यपाल होगा, ये कथन है या फिर कुछ और है? कौन बताएगा? सर उसमें है कि सभी स्टेट्स में गवर्नर होगा और वो एक से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। एक से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल होगा, उसी में दिया है? कंफर्म बताइएगा, यहाँ पे अभी गच्चा धोखा दे रहे हैं। सर आई थिंक ये 7वें संशोधन में भी तो आया था ना, किस तरह का? जो अभी सर ने बताया नहीं मैम, जो आप कह रही हैं 7वें संशोधन में वो 2 या अधिक राज्यों के लिए सामूहिक न्यायालय की बात की गई। ओके, नहीं सर गवर्नर के लिए भी बोला गया है। गवर्नर के लिए बोला गया। गवर्नर के लिए कन्हैया सर है इसमें भी। और अभी मोहित सर बोल रहे थे, क्या कौन बोल रहा था? मोहित सर बोल रहे थे, बिल्कुल सही था मोहित सर या जो सर? सुनिए सर, वेरी गुड। मैं आपको बेयर एक्ट में बता दे रहा हूँ। नहीं सर, बेयर एक्ट प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा जी, परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्ति किए जाने से निवारित नहीं करेगा। दोनों ही बातें इसमें सर जो मैंने बोला था। देखिए सर, आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन परंतु के साथ है। हाँ, परंतु ये है कि यह जो अनुच्छेद है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ठीक है? परंतु यह कहता है कि निवारित नहीं करेगा। इसमें जो आगे का अगर हम देखेंगे अनुच्छेद मतलब कैसे बनेंगे, तो वो किसी और आर्टिकल में आएगा, ठीक है? मतलब बेयर एक्ट में है और बेयर एक्ट में उसको दिखा दिया 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत धारा 6 जोड़ी गई है, उसके तहत अगर 153 बोला जाए तो दोनों ही इसमें आती है, क्योंकि उसमें संशोधन के बाद उसमें ऐड हो चुका है। वेरी गुड, ठीक है, सही है ये। तो ये दोनों चीजें एक ही में रहेगा। सर ये बताइए, जो 7वां संशोधन है इसमें तो सामूहिक न्यायालय की बात की गई है सर। 7वां संविधान संशोधन, सुनिए सर, 7वां संविधान संशोधन सबसे बड़ा संशोधन हुआ था उस समय का, ठीक है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा के बाद जो सबसे बड़ा संशोधन हुआ था 7वां संविधान संशोधन, इसमें बहुत सारी चीजों में परिवर्तन किया गया था, ठीक? उसी में एक ये भी शामिल था
कि इस कोई भी एक व्यक्ति जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ठीक है? यानी एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से रोका नहीं जाएगा, जो कि ये अनुच्छेद कहता है प्रत्येक राज्य के लिए 1 राज्यपाल होगा, ठीक है? 1 राज्यपाल होगा, लेकिन कोई एक ही व्यक्ति 2 से अधिक राज्यों के लिए 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल हो सकता है। ये भी 7वां संविधान संशोधन में था, जैसा अश्विनी सर बता रहे हैं कि बेयर एक्ट में दिया हुआ है, बिल्कुल सही है, ठीक है कन्हैया सर? क्योंकि 7वां संविधान संशोधन जैसे 42वां संविधान संशोधन है, 44वां संविधान संशोधन है, उसी प्रकार से उस समय का 7वां संविधान संशोधन सबसे बड़ा संविधान संशोधन था, ठीक? जो आप सामूहिक न्यायपालिका की बात करते हैं, उसकी भी प्रावधान उसी में था। फिर उसके बाद क्षेत्रीय परिषदों के गठन की बात की गई थी, क्षेत्रीय परिषद अधिनियम 1956 लाया गया था उसके बाद उसी समय में, ठीक है? उसके साथ-साथ बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे 7वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, ठीक है कन्हैया सर? और इसी में एडिशनल और एक्टिंग जो जज होते हैं वो भी हाई कोर्ट के, वो भी इसी में किया गया। वही बता तो रहे हैं कि 7वां संविधान संशोधन उस समय का सबसे बड़ा था। पहले 1951 वाला था जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। उसके बाद जो ये संशोधन हुआ था, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण संशोधन था, 7वां संविधान संशोधन। 1956 में बहुत सारी चीजें बदली। जी मैम। सर इसमें लोकसभा में सीट भी बढ़ाई गई थी ना? जी हाँ, लोकसभा की सीट भी बढ़ी थी, 7वां और 31वां, ठीक है? 7वां और कितने से कितने की गई थी? देखिए 500 से बढ़ा के 525 की गई थी। अच्छा। 500 से बढ़ा के 525 की गई थी, ठीक है? सर लक्ष्मीकांत में ना केवल न्यायालय का दिया हुआ था सर, इसलिए कंफ्यूजन में भी हो सकता है। तो वही मैम बताया ना कि हम लोग तो वो पढ़े हैं ना, क्या कहते हैं, एलएलबी वाला पूरा पढ़ के बैठे हैं। यस सर। एलएलबी वाले में तो भाई, एलएलबी में तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बेयर एक्ट पूरा एकदम छान के बैठा होना होता है। तो वहां से हम लोग, मतलब हम लोग भी उतना क्लियर नहीं होता, लेकिन एलएलबी करने के दौरान हम लोग के जो सर थे बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर किए हुए थे, ठीक है? चलिए कन्हैया सर, क्लियर है आपका? आप जो बोल रहे हैं वो भी सही है, और अश्विनी सर जो बोल रहे थे वो भी सही है। अभी जो नूतन मैम ने पूछा शायद वो भी प्रश्न जो था कि मतलब सीटों की संख्या, निधि मैम पूछी थी शायद, निधि मैम पूछी थी कि सीटों की संख्या की जो बढ़ोतरी थी, मतलब कई सारे परिवर्तन एक साथ किए गए थे 7वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, ठीक है? चलिए तो आ जाइए। मोहित सर, आपका क्लियर हो गया कि करो केंद्र सार्वजनिक अनुदान पर। अनुदान में केंद्रीय अनुदान जो आता है 12.9% है, 12.9% है। वैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। यह स्टेटमेंट सही है या गलत, कौन बताएगा? प्रदीप सर बताइए। करेक्ट है सर। करेक्ट है। करेक्ट। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि मुझे याद रहती है, लेकिन जानबूझ के देखें कंफ्यूजन करा दें, क्या आप लोग याद किए हैं कि नहीं किए हैं? ठीक है। वैसे अनुच्छेद 130 क्या कहता है? अनुच्छेद 130 क्या कहता है? पल्लवी में अनुच्छेद 130। सर वो जगह चेंज की जा सकती है ना? सुप्रीम कोर्ट का स्थान, न्यायालय का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का स्थान, उच्चतम न्यायालय का स्थान। मतलब वही। ठीक है, चलिए अब जाते हैं रुपया जाता है। कहाँ चले? रुपया जाता है, कहाँ चलते हैं? सर उसमें राष्ट्रपति के अनुमोदन के उपरांत चीफ जस्टिस चेंज कर सकता है। हाँ, तो वो तो सर पहले बताया गया था, इस पे चर्चा हो चुकी है कि राष्ट्रपति के अनुमोदन, मतलब चीफ जस्टिस जो है राष्ट्रपति के अनुमोदन की बात करता है, ठीक है? राष्ट्रपति के अनुमोदन या अनुमति, ठीक। चलिए, तो सर्वाधिक व्यय कहाँ हो रहा है? देखिए भाई, सर्वाधिक जो व्यय है पूंजीगत व्यय है, ठीक है? सर्वाधिक व्यय कहाँ हो रहा है? पूंजीगत व्यय है। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे क्या है? सरकारी वेतन है। क्या है? सरकारी वेतन, ठीक है? जो वेतन सरकारी कर्मचारियों का है। उसके बाद जो है एडेड जो वेतन है, एडेड संस्थान है, एडेड संस्थान में जो वेतन जा रहा है तीसरे नंबर पे है, ठीक। और पेंशन, पेंशन और एडेड संस्थान पे दोनों पे सेम अमाउंट जा रहा है। ये टारगेट करके स्टार मार्क मार दीजिए। पेंशन और वेतन जो है एडेड संस्थानों के, एडेड संस्थानों के वेतन और पेंशन दोनों है सेम अमाउंट, ठीक। क्लियर है ये? एडेड और पेंशन पे सेम अमाउंट जा रहा है। प्रश्न ये बनेगा कि उत्तर प्रदेश के जो बजट है, जो व्यय है, सेम मतलब किन किन दो मदों पर समान व्यय हो रहा है? किन किन मदों पर समान व्यय हो रहा है? किस पे हो रहा है? पेंशन और जो वेतन है एडेड संस्थानों के, ठीक। एडेड संस्थान और सरकारी कर्मचारी, मतलब आप लोग अर्थ समझ रहे हैं या फिर इसको क्लियर करना पड़ेगा? एडेड संस्थान और सरकारी कर्मचारी, सरकारी संस्थान में अंतर समझ रहे हैं? सर बता दीजिए एक बार। अच्छा, देखिए जो सरकारी संस्थान होगा उसकी जो मैनेजमेंट बॉडी से लेके सब कुछ जो है वो गवर्नमेंट होगी, ठीक है? मैनेजमेंट बॉडी जो होगी पूरा जो है गवर्नमेंट होगी। लेकिन जो एडेड संस्थान होते हैं, मैनेजमेंट बॉडी जो उसकी होती है उसकी प्राइवेट होती है। जो संस्थापक होते हैं मैनेजमेंट बॉडी वो होती है। लेकिन जो टीचर्स की नियुक्ति होती है, टीचर्स को पढ़ाने का जो है, मतलब टीचर्स जो नियुक्त किए जाएंगे, जो कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे, वो सरकार के द्वारा आते हैं।
यानी सरकार जो है वेतन की प्रावधान करती है, इंफ्रा का जो प्रावधान है यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया जाएगा वो सरकारी सहायता से नहीं बनेगा। सरकारी सहायता हो सकती हो कि किसी विधायक निधि के माध्यम से आ जाए या कुछ ऐसे आ जाए, लेकिन सरकार जो है डायरेक्ट फंड नहीं देगी। उसके लिए जो है मैनेजमेंट बॉडी है, वो क्या करती है, जो बिल्डिंग शुल्क लगाती है, प्रशासनिक शुल्क जो अपना लगा लेती है, उसके माध्यम से वो वसूल के लगा लेती है, ठीक है। लेकिन जो सरकारी संस्थान होंगे वही सभी चीजें वहां पे सरकारी पैसे से होगा, चाहे वो छोटा से छोटा कंस्ट्रक्शन का काम हो, कुछ भी काम हो, वो किसके माध्यम से होगा, सरकारी संस्थान से। क्लियर है ये? यस सर। ठीक, चलिए अभी किसी को और कोई दिक्कत हो तो यहाँ पूछ सकता है, नहीं तो हम आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ने की अनुमति हो तो एक बार हैंड रेज कीजिए, नहीं तो फिर से यहाँ पे किसी को पूछना तो पूछ लीजिए। चलिए आगे बढ़ने की अनुमति आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 103 से। आज लगता है उत्तर प्रदेश का बजट ही होगा, खींचना तो पड़ेगा ही। प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी हैं? 1 मिनट। देखिए प्रमुख विभाग में अगर पूछेगा तो प्राथमिक शिक्षा विभाग में सर्वाधिक आवंटन है, और प्रमुख योजना में पूछेगा तो सर्व शिक्षा नहीं, जल जीवन मिशन में कितना है, 22,000 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन में कितना है, 22,000 करोड़ है। दूसरा सर्व शिक्षा अभियान में 21,310 करोड़ रुपए, ठीक है। तो अगर विभाग पूछता है तो प्राथमिक शिक्षा विभाग और ऊर्जा विभाग में आता है पहले दूसरे पे, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा विभाग और ऊर्जा विभाग आएगा पहले दूसरे पे। और प्रमुख योजनाएं पूछेगा तो जल जीवन मिशन और फिर सर्व शिक्षा अभियान आएगा। जल जीवन मिशन और सर्व शिक्षा अभियान आएगा। इसके बाद आएगा पेंशन, जो सामाजिक क्षेत्र की विभिन्न पेंशन योजनाएं चल रही हैं, ठीक है, वो आएगा, ठीक है, पेंशन, ठीक। उसके बाद मनरेगा योजना है, ठीक है, मनरेगा योजना ना, मनरेगा योजना उसके बाद नहीं है। उसके बाद समेकित बाल विकास योजना है, ICDS है, और उसके बाद जो मनरेगा है, ठीक है। तो अब इसको एक एक करके देख लीजिए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नेशनल रूरल अर्बन और रूरल लिवलीहुड मिशन, जिसकी शुरुआत हुई थी कब, 2011 में। कब हुई थी शुरुआत, 2011 में। सब आप लोगों को बताया जा चुका है, बस एक बार देखते चलिए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत कब हुई थी? हैंड रेज कीजिए जल्दी से। मानसू सर बोलिए। 2016 में सर। वेरी गुड, प्रधानमंत्री। और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत कब हुई थी? नितिन। नितिन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत कब हुई थी? रिशु मैम। सर SBM सर 2 अक्टूबर 2014 में। वेरी गुड। ICDS की शुरुआत कब हुई थी? अश्विनी सर, ICDS। सर 1974 में हुई थी सर। रिशु मैम क्लियर है ये? थोड़ा सा एक बार 25 75 75 है। ये एक बार देख लीजिएगा। 1975 मुझे भी याद है। सर 75 क्लियर है 75 है। हाँ मुझे भी 75 याद था। अश्विनी सर ने बताया तो मुझे डाउट हुआ थोड़ा सा, ठीक है। मुझे ऐसे याद था कि मेरी मम्मी का जो जन्मदिन है 1974 में है। मैंने उससे जोड़ के बना दिया कि आगे 75 में जो है ICDS हो गया था, ठीक है। मतलब कुछ चीजें तो हम ऐसे याद करते हैं जन्मदिन से जोड़ के कहीं ना कहीं से जोड़ के निकाल देते हैं, ठीक है। कुछ चीजें ऐसे ही याद हो जाती हैं, आसानी से याद होती हैं, ठीक है। उसका पेंशन है, बहुत सारी पेंशन चलाई जाती है। मुख्यमंत्री पेंशन योजना है, मुख्यमंत्री विधवा पेंशन योजना है, ठीक है। बहुत सारी पेंशन स्कीम है, कई सारी पेंशन स्कीम है, तो उसको अलग अलग देखना ही पड़ेगा। मनरेगा योजना को कौन नहीं जानता है, ये एक बार हैंड रेज कीजिए। मनरेगा योजना की शुरुआत कब हुई थी? मनरेगा योजना की शुरुआत कब हुई थी? जिनको नहीं पता है वो हैंड रेज करेंगे, जिनको पता है वो हैंड रेज हटा दें, जिनको नहीं पता है वो हैंड रेज करें। चलिए सचिन सर आप बताइए कब हुई थी? नित्या मैम। हाँ सर 2006। वेरी गुड। 2 फरवरी 2006 को। 2 फरवरी 2006 को हुई थी, ठीक है। सर वो नरेगा था, मनरेगा 2009 में हो गया था। वो बाद में हो गया था। मैम आपको पता था फिर हैंड रेज क्यों किया कि आपको पता नहीं है? देखिए 2 फरवरी 2006 को मनरेगा को, जो नरेगा था नरेगा से 2009 में, यानी 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा को मनरेगा किया गया था। वैसे नरेगा एक्ट कब आया था? थोड़ा सा प्रश्न ये बनाया जाए। नरेगा एक्ट, जी विवेक सर आप बताइए। 2005 में। वेरी गुड। नरेगा एक्ट कब आया था? 2005 में आया था, सही है। लगभग सब लोग एकदम तैयार कर चुके हैं। मतलब आयोग की जो दीवार तैयार हो रही है, आयोग की जो बाउंड्री तैयार हो रही है, हम लोग बाउंड्री पार जाने के लिए एकदम उत्सुक हैं। आयोग पेपर दे और फिर हम लोग पेपर करने के लिए एकदम दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ। जी मैम। सर एक चीज ऐड करनी थी अगर आप कहें तो। जी बोलिए बोलिए तो बोलिए। जो ये पेंशन है सामाजिक क्षेत्र वाली, सर इसमें मेनली 3 पेंशन आती है, ओल्ड एज, विडो और सर वो डिसेबिलिटी वाली। अच्छा ओल्ड एज। सर ये तीनों पेंशन, ओल्ड एज, विडो पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन,
वृद्धावस्था तो सर ये पेंशन, जो विधवा पेंशन लिख लीजिए। विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन, निराश्रित वाला, निराश्रित वो महिला वाले को बोलते हैं सर। उसमें ये मेनली एनएससीपी जो प्रोग्राम था 15 अगस्त 1995 को, उसमें आती है सर ये तीनों पेंशन। अच्छा, 15 अगस्त 1995। हाँ जी सर। सर ओल्ड एज के लिए जो एज होती है वो 60 प्लस होती है, 60 साल से ज्यादा। और सर विडो के लिए मतलब 18 साल से ऊपर हो और हस्बैंड ना हो, हस्बैंड की डेथ हो गई। और सर डिसेबिलिटी के लिए कोई नहीं होता है, बस जो पर्सन है उसकी डिसेबिलिटी जो है वो 40% से ज्यादा होनी चाहिए उसके सर्टिफिकेट में, ये होता है सर। ठीक है मैम, क्लियर है सभी का ये? विवेक सर सभी का क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो एक बार फिर से पूछ बता दिया जाए। ओके मैम, थैंक यू। ग्रामीण विकास में रहने का या आपको निराश्रित मतलब जो किसी दूसरे पे आश्रित है, ठीक है, मतलब जो खुद पे आश्रित नहीं है, ठीक। निरा मतलब दूसरे पे। मैम बोलिए कि मतलब जिसका वो नहीं, विधवा निराश्रित जिसके पति की डेथ हो गई। हाँ, विधवा तो मैम सीधा सीधा है कि जो पति नहीं है उसको विधवा बोला जाएगा, ठीक है। तो विधवा पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना, 3 योजनाएं जो हैं सामाजिक क्षेत्र की ये चलाई जाती हैं। इनका नाम हो सकता हो अलग अलग हो, ठीक है, अलग अलग। रानी लक्ष्मीबाई वृद्धावस्था पेंशन योजना, कुछ ऐसे करके कई सारी योजनाएं रहती हैं, तो उसको एक बार देख लीजिएगा कौन सी योजना कैसे जुड़ी हुई है, या फिर मैं ही देख के बता दूंगा, आ जाएगा सामने तो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये क्लियर हो तो आगे बढ़ने की अनुमति दीजिए, हैंड रेज कीजिए। चलिए ठीक है। मनरेगा योजना हो गया। पीएम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई थी? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई थी? हैंड रेज कीजिए, नितिन बताओ। सर 25 दिसंबर 2000। आप लोगों से इतनी बार योजनाएं पूछी जा रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत कब हुई थी? कन्हैया सर। क्या सर? आप सुन नहीं रहे थे क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत कब हुई थी? सर 25 जून 2015 को। 25 जून 2015 को। उसका अमृत मिशन, अमृत है या अमृत भी बोलते कभी कभी, अमृत, अमृत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? रोहित सर। कौन बताएगा? नितिन बताओ। अमृत मिशन पहले वाला तो याद नहीं है। 2.0 2001 अक्टूबर 2021 को शायद लॉन्च हुई थी सर। 25 जून 2015 को। 2015 में अमृत मिशन आया था, उसका 2021 में इसको 2.0 आया है, ठीक है। इसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? श्यामा प्रसाद, वेरी गुड, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन की शुरुआत 2016 में, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं कि योजनाएं आप लोगों को इतनी बार पूछी जा चुकी हैं कि हमें नहीं लगता है कि योजना से संबंधित अगर प्रश्न आ जाए ईयर को लेके किसी का गलत होगा। सारी योजनाएं तो आप लोगों की जुबान पे हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी? आगे फिर एक योजना जी 8 अप्रैल 2015 को। 2015 की 16 8 अप्रैल 2015 सर 15। वेरी गुड। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014। एक लोग बोला कीजिए ना, एक लोग माइक ऑन करेगा, कोई दूसरा बोलने लगे तुरंत अपना माइक ऑफ कर लीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि कोई नहीं सुन पाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है 28 अगस्त 2014 को हुई थी, ठीक है। और इसमें सबसे अधिक खाता खोले जाने का रिकॉर्ड, इस योजना के तहत सबसे अधिक खाता खोले जाने का रिकॉर्ड जो है बनाया गया है। और सर्वाधिक खाता किस राज्य में खोला गया है? विवेक सर बताएंगे। सर्वाधिक खाता 5 करोड़। सर्वाधिक खाता कहाँ खोला गया? उत्तर प्रदेश में खोला गया, ठीक है। विवेक सर आपके माइक से कुछ गड़बड़ी हो रही है, ईयरफोन लगाया तो हटा लीजिएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? 9 मई 2015 को की गई थी, ठीक है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना जो है, और साथ में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है। तीनों जो थी 9 मई 2015 को थी। प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना जो है 70 वर्ष की आयु के लिए है, ठीक है। 70 वर्ष की आयु तक है, मतलब 18 से लेकर 70 वर्ष की आयु तक है। इसमें पहले 12 रुपए का था प्रीमियम, लेकिन अब बढ़ा के 20 रुपए कर दिया गया है। और
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है नीचे दिया हुआ है, जिसमें दूसरा स्थान है। ये भी जो थी 9 मई 2015 को थी और यहाँ सारी योजनाएं, जितनी भी योजनाएं सब आप लोगों को बता दी गई हैं, ठीक है। अभी स्वनिधि नहीं बताया। प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना जो है 9 मई को थी, इसमें 18 से 40 वर्ष है। नोट कर लीजिए, एज 18 से 40 वर्ष है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 18 से 70 वर्ष है और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में जो है 18 से 50 वर्ष है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? 18 से 50 वर्ष क्लियर है ये, ठीक। अटल में कितना सर? 18 से 40, हाँ 18 से 40, ठीक है। अब पीएम स्वनिधि योजना सबको पता है, अभी कल ही बताया गया था। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर के लिए, अमित सर बताएंगे कब शुरू हुई थी। अमित सर? सर 1 जून 2020। 1 जून 2020 को हुई थी। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए था। इसमें कितना था? 10,000 रुपए तक का दिया जाता था, लेकिन कालांतर में इसे बढ़ाकर 80,000 रुपए लगभग कर दिया गया। लेकिन जो लोन चुका देगा समय से तब उसी को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक क्लियर है सबका? सभी का क्लियर है तो हैंड रेज करिए एक बार। चलिए, लगभग सारी चीजें एकदम सही से चल रही हैं। और ये प्रधानमंत्री सर जीवन ज्योति में सर 18 से 40 है। 18 से 50, जीवन ज्योति में 18 से 50। सर एक क्वेश्चन था। जी सर बिल्कुल, बोलिए। बोलिए सर रोहित सर। रोहित सर का नेटवर्क कट गया लग रहा है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की डीबीटी परफॉर्मेंस रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, ठीक है। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है यानी सरकार की योजनाओं की जो सहायता राशि है डायरेक्ट आपके खाते में अगर जोड़ दी जाती है तो हो जाएगा डीबीटी। जी रोहित सर, आप अपना प्रश्न बोलिए। सर जैसे ऊपर लिखा हुआ है भारत में प्रथम स्थान में ये 4-5 योजनाएं हैं, फिर भारत में दूसरा स्थान, इसका मतलब है सर देखिए, अगर पूछे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाता सर्वाधिक किस राज्य में खोला गया, आंख मूंद के उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सर्वाधिक राशि किस राज्य में बांटी गई, उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना में सर्वाधिक खाता किस राज्य में खोला गया, उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सर्वाधिक ऋण का आवंटन किसमें किया गया, उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत कितना सर्वाधिक आवंटन किस राज्य में किया गया, उत्तर प्रदेश, ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में सर्वाधिक जो खाता खोला गया वो किस राज्य में है, वो तो नहीं दिया है, लेकिन दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का नाम है। क्लियर है ये? क्लियर है? जी सर। चलिए आगे बढ़ जाए। तो डीबीटी का मतलब हो गया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और सरकार जो है एलपीजी के तहत जो डीबीटी छोड़ने का एक प्रयास लाई थी उसका था मिशन पहल। क्या था? पहल स्कीम लाई थी। पहल स्कीम के तहत डीबीटी यानी कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को सक्षम मानता है, अपने आप को मानता है कि हम सरकार से जो एलपीजी पे सब्सिडी दी जा रही है वो नहीं लेना चाहते हैं, तो अपना ऋण छोड़ सकता है, अपनी सब्सिडी छोड़ सकता है। इसके लिए कौन सी स्कीम आई थी? पहल स्कीम आई थी। और पहल स्कीम किस वर्ष आई थी, कौन बताएगा? पहल स्कीम किस वर्ष आई थी? जी हिमांशु सर बताइए आप। सर पहले पेज नंबर तो बता दीजिए। अरे सर पेज नंबर 104, मतलब अभी तक आप पेज नंबर नहीं पाए थे? सर वो कुछ दूसरा पॉइंट लगा। 104 नंबर पेज पे। ठीक है सर। निधि मैम, पहल स्कीम कब आया था? 2015 में आई थी। पहल स्कीम 2015 में आई थी, ठीक है। और एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है प्रदीप सर? एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? पहल 15 में आई थी, 16 में एक बार नितिन एक बार डालो गूगल पे, वो 15 या 16 मुझे जहां तक लग रहा है 16, 15 सितंबर अक्टूबर होगा या फिर 16 जनवरी फरवरी था। एक बार नितिन देख लो मिशन पहल पे है पहल स्कीम की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। सर 1 जनवरी 2015 ही है सर। 2015 ठीक है। फिर 2015 15/11/2014 को 54 जिलों से प्रारंभ की गई थी। उसके बाद 1 जनवरी 2015 को ये पूरे 222 जिलों में चालू हो गई थी पूरे भारत में। अच्छा, पहले मतलब 2014 में शुरू हुई है? जी सर, ये पीआईबी का मतलब आप पूरे अभी जो स्टेटमेंट बोले फिर से एक बार बोल दीजिए। सर एलपीजी के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना पहल का प्रथम चरण 15/11/2014 को 54 जिलों में पुनः शुरू किया गया था तथा इसे 1/1/2015 को देश के शेष 622 जिलों से शुरू किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग क्लियर नोट करिए कि 2014 में शुरू हुई थी योजना, ठीक है। 54 जिले में पायलट प्रोजेक्ट पे थी, शेष बाद में है 2015 में, ठीक है। और ऐसा नहीं कि 2014 में ही पहल स्कीम आई थी, पहल स्कीम पहले से चल रही थी, लेकिन उसका उतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ था
ठीक है। मेन जो था यानी कांग्रेस सरकार की ये पहल थी कि कांग्रेस सरकार ने लाया था छोड़ने के लिए, लेकिन उतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ और लोगों ने छोड़ा भी नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि लोगों के मतलब आह्वान करने पे उनके बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया। लगभग ये मान के चलिए कि 60 से 70 लाख लोगों ने मतलब छोड़ने का वो किया था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने नहीं छोड़ा। घोषणा तो कर दी थी, छोड़ा नहीं था। गवर्नमेंट जॉब में जितने लोग थे लगभग लोगों ने छोड़ दिया था, गवर्नमेंट जॉब के लोगों ने, ठीक है, लगभग लोगों ने छोड़ा था। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ पे सबका। 2014 हाल स्कीम जो थी 2014 में थी। ठीक है, वैसे पूछेगा तो ये डाउटेड में जाएगा। मतलब दरअसल है क्या कि 2013 में बेसिकली ये 2013 की स्कीम थी, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ। हिस्ट्री अगर मैं देखूंगा तो बता दूंगा। यस सर, 2013 की थी। हाँ, 2013 में स्कीम थी, कांग्रेस सरकार के द्वारा लाई गई थी। ठीक है, और फिर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसे 54 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत मतलब पूरे प्रचार प्रसार के साथ किया गया था और फिर 2015 में पूरे भारत में इसको लागू कर दिया गया था। क्लियर है सभी का ये? ठीक है, चलें आगे बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, उसके बाद जो राज्य के लक्षित हस्तांतरण, देखिए निर्यात तत्परता सूचकांक में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग 7वीं है। निर्यात तत्परता सूचकांक में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग 7वीं है। वस्तुगत निर्यात में जो है 7वीं है और लीड्स सूचकांक में कितनी है? 6वीं है। लीड्स सूचकांक में 6वीं है। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछ सकता है। लीड्स सूचकांक में भारत की उत्तर प्रदेश की रैंकिंग कितनी है? 6। उत्तर प्रदेश में 6 अक्षर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश 6 अक्षर है। तो लीड्स में कितना है? 6। ठीक, लीड्स में कितना है? 6। और उत्तर प्रदेश निर्यात में, दोनों निर्यात में जो है वस्तुगत निर्यात हो चाहे वो निर्यात तत्परता हो, वो 7 है। ठीक है, 7 7 7। ठीक है, याद रहेगा ये। कन्हैया सर कुछ बोलना है क्या आपको? चलिए, सर लीड सूचकांक एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए क्या है? लीड्स सूचकांक में हम अभी आगे पढ़ा देंगे। ये जैसे लॉजिस्टिक को लेके होता है। ठीक है, लीड्स सूचकांक लीड्स रैंकिंग जारी होती है वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, वाणिज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सर देखिए, हम अभी बता रहे हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा लीड्स सूचकांक जारी किया जाता है। उसमें जो है यूपी जो है 6ठे नंबर पर। अभी आगे इसी मिलेगा लीड सूचकांक। ठीक है, नहीं मिलेगा तो मैं मतलब देख के बता दूंगा। लीड सूचकांक जारी किया जाता है और इसे प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, आरओ मेंस में भी देखा था मैंने लीड्स सूचकांक को। आरओ मेंस 2016 का जो शायद एग्जाम वाला था उसमें था, और एक और था कोई एग्जाम, उसमें भी था लीड्स सूचकांक का। तो यूपी वर्ल्ड बैंक जारी करता है क्या लीड्स? सर वर्ल्ड बैंक का सुनिए, अगर लीड सूचकांक वर्ल्ड बैंक जारी करेगा तो उत्तर प्रदेश की रैंकिंग क्यों करेगा वो? ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का है। मैंने इसका कोड बनाया वाली। सर जो वर्ल्ड बैंक है सर, वो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जारी करता है। वो मैम एलपीआई जारी करता है। पहले वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जारी करता था, अब उसे बंद कर दिया है। ठीक है, लीड्स सूचकांक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय बंद हो गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस याद आ गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ये वर्ल्ड बैंक शायद ये बंद कर दिया गया। हाँ, तो वो बंद कर दिया गया सर वर्ष 2019 या 2020 में ही बंद कर दिया गया वह। ठीक है, वर्ष 2019 या 2020 में चीन और एक देश ऐसे थे जिनके द्वारा गलत डाटा उपलब्ध कराया जाता था, जिसकी वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बंद कर दिया गया था और फिर उसके स्थान पर दूसरा आया था। ठीक है, और जो लीड्स है मैंने इस तरह से बनाया, वाली कोड बनाया। इसका कोड मेरा वाली है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो याद रहता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा लीड्स सूचकांक। ठीक है, सनाया मैम कुछ पूछना है क्या आपको? सर मेरा जो आपने नोट्स भेजा था इकोनॉमी का भी पूछ लो, लास्ट में पूछो। मैम लास्ट में, अभी रुक जाइए, उसको नहीं। चलिए सर क्वेश्चन नहीं है, मतलब बाद में पूछो। क्वेश्चन ही मैम बाद में पूछिए। बैंक से मैम अभी मतलब अभी ये बजट हो जाने दीजिए, नहीं तो फिर अभी ये अधूरा रह जाएगा। मैं अभी यूपी का बजट सोच रहा हूँ पूरा कंप्लीट कर दूं, जिससे अब हमें बजट ना पढ़ना पड़े कल। अब फिर आगे हम लोग आगे बढ़ जाएं। ठीक है, क्योंकि लीड्स ऑफ लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट ना। यस सर, इसको वही मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिलीज करता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। वाली कोड बना लीजिए आप लोग, बाली कान में पहना जाता है ना बाली, तो वैसे मैंने बना हमारा वाली। ठीक है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय वाली। ठीक है, फुल फॉर्म रिपीट कर दीजिए। लॉजिस्टिक इज EASE इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। क्लियर है सभी का?
अभी आगे तो मिले। इसकी रैंक 6 है और सर कैटेगरी अचीवर में आता है। हाँ अचीवर्स में रहता है ये, कई जब से जारी हो रहा है तब से अचीवर में ही है उत्तर प्रदेश। रैंक 6 यूपी अचीवर में है। अरे अभी हम वहां पे बता देंगे पूरा, मतलब इसका बड़ा अच्छा से है। अगर लिखना हो तो अब चर्चा हो ही रही तो आ जाइए पेज नंबर 113 पे, आइए लिखाई दे। पेज नंबर 113 पे पहुंच के हैंड रेज कीजिए जल्दी से। पेज नंबर 113 पे राइट हैंड पे देखिए वही लिखा हुआ है, ठीक है। विभिन्न राज्यों की लीड्स रैंकिंग 16 दिसंबर 2023 को जारी हुई है, ठीक, पहुंच गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया जाता है। किसके द्वारा? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। और ये वर्ष 2018 के, ठीक है, वर्ष 2018 में लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जो LPI जारी करता है वर्ल्ड बैंक, उसी की तर्ज पे ये जारी होता है, ठीक है। यानी वर्ल्ड बैंक जारी करता है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स और वाणिज्य उद्योग मंत्रालय जारी करता है लीड्स इंडेक्स, ठीक है। इसमें क्या किया गया है? लैंडलॉक, कोस्टल, नॉर्थ ईस्ट ग्रुप और यूनियन टेरिटरी 4 श्रेणियां बांटी गई हैं। सबसे पहले कितनी श्रेणियां बांटी गई हैं? हैंड रेज कीजिए, कितनी श्रेणियां बांटी गई हैं? 4। माइक बंद करके रिपीट कर दीजिए, कितनी श्रेणियां हैं? 4। लैंडलॉक, कोस्टल, नॉर्थ ईस्ट, फिर यूनियन। तो जो उत्तर प्रदेश है वो लैंडलॉक श्रेणी में है। किसमें है? लैंडलॉक श्रेणी में है और अचीवर्स में है। किसमें है? उत्तर प्रदेश जो है लैंडलॉक श्रेणी में है, अचीवर्स में है। उत्तर प्रदेश जो है लैंडलॉक श्रेणी में है, वो भी किसमें है? अचीवर्स में है। इसमें जो है हरी पंजा तेल उतारे, हरी पंजा से तेल उतारे। स्थल रुद्र में क्या हो जाएगा? अचीवर्स में हरी पंजा से तेल उतारे, हरी पंजा से तेल उतारे, ठीक है। हरी पंजा से तेल उतारे, हरी पंजा से तेल उतारे, ठीक। उसके बाद सबसे तेज फास्ट मूवर्स में जो स्थल रुद्र राज्य हैं, मरा उत्तरा, मरा उत्तरा, ठीक है, या मध्य राज्य उत्तरा कर सकते हैं, मध्य राज्य उत्तरा, ठीक है, मरा उत्तरा या मध्य राज्य उत्तरा। आकांक्षी में क्या है? एस्पायर में क्या है? बिहार है, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और झारखंड है। तो स्थल रुद्र में कितने राज्य हैं टोटल? गिन लीजिए, 4 दूनी 8 3 11 है। स्थल रुद्र राज्य में कितने हैं? 11 राज्य हैं। कितने हैं? 11। नितिन अभी तुम नेट पे देख रहे थे क्या उसको? नितिन? नहीं सर, मैं यहीं से बता रहा था। अच्छा, यहाँ से बता रहे थे। ऋषि मैम आप नेट से देख रही थी क्या? नहीं सर, मैंने वो दूसरी बुक में पढ़ा हुआ था, वहां से याद था। अच्छा, चलिए ठीक है। क्या बताना? नहीं, मैं ये चाह रहा था ना, उसकी जो सूचकांक का नेट पे देखो, पूरा मेरे पास शेयर करो, उसमें मतलब हम देखें समग्र श्रेणी में नंबर 1 2 3 4 5 पे कौन है। समग्र श्रेणी का इसका देखना था, ठीक है। देख लो एक बार समग्र श्रेणी में, क्योंकि उत्तर प्रदेश 6वें नंबर पर है, तो यहाँ पर हम लोग स्थल रुद्र तटीय कोस्टल अलग अलग देख रहे हैं। समग्र श्रेणी में नंबर 1 पे कौन है और शीर्ष 5 कौन सा है? उत्तर प्रदेश 6वें स्थान पे है, ठीक है। कोस्टल में देखिए आंध्र प्रदेश है, कोस्टल में नंबर 1 कोस्टल में कौन है? आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है। फास्ट मूवर्स में कौन है? केरल, महाराष्ट्र है। और मतलब एस्पायर में कौन है? गोवा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल है, ठीक है। तो मेन क्या है, हमें अपने स्थल रुद्र को देखना है और वहां पे देखो पहले क्या है पूरा इंडेक्स। तब तक नितिन देख रहे हैं, हम लोग अपने बजट पे आ जाएं। आ जाइए पीछे, वही पेज नंबर 104 पे पहुंच की बार हैंड रेज कर दीजिए, पेज नंबर 104 पे। सर इसमें ना स्पेसिफिक सर वो तो नहीं दिया हुआ है सर, उपलब्धियों में लिखा हुआ है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, चंडीगढ़ और गुजरात सहित सर 13 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश जिनको उपलब्धि हासिल करने वालों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सर फिर बाकी भी कैटेगरी में कर दिया, फास्ट मूवर में, एस्पायर में और आकांक्षी सर तीसरा। अच्छा ठीक है मैम, इसको अभी छोड़ दीजिए थोड़ा सा, मैं अभी देखूंगा, क्योंकि इसकी पूरी समग्र रैंकिंग एक है, ठीक है। मतलब जो इसकी पूरी रैंकिंग हम डाउनलोड करेंगे ना, तो 1 से लेके जो 35 हमारे राज्य हैं, ठीक है, राज्य और यूनियन टेरिटरी, ठीक है, वो पूछता है, मतलब मेन वही पूछा है। जो हम लोग ये स्थल रुद्र पढ़ रहे हैं ना, स्थल रुद्र सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए आ जाएगा, लेकिन मेन जो है वो पूछेगा। जैसे यूपी 6वें नंबर पर है, यहाँ पे आप पढ़ रही है ना कि यूपी 6वें नंबर पर है लीड सूचकांक में, तो इसके ऊपर के 5 कौन से हैं, ठीक। तो वो समग्र सूचकांक के माध्यम से हमें पता चलेगा, ठीक है मैम। अभी हम वहां देख लेंगे, अगर आपको मिल जाए तो शेयर कर दीजिए। वो पूरा एक इंडेक्स बना होगा, श्रेणी बनी होगी, ठीक है।
और नहीं तो फिर मैं अभी पढ़ा के देख लेता हूँ। जी नीना मैम आपको मिल गया क्या, बता दीजिए अगर मिल गया तो। सर ये 2022 का है। इसमें जो ये जो सूचकांक यहाँ पे दिया है 2022 का है और वहाँ पे 2023 दिया हुआ है जो 113 नंबर पेज पे है। तो 113 नंबर पे मैम यहाँ 2022 का है, ठीक है। तो हो सकता है थोड़ा इम्प्रूव हुआ हो। तो 2022 का 2022 में देखिए 6वें है, 2023 की रैंकिंग हम देख लेंगे, ठीक है। तो एक अच्छी चीज और भी मिल गई कि 2023 का सूचकांक आ चुका है, तो 2023 का हम लोग याद रखें, ठीक है। 2022 में तो 6वें स्थान पर है, ये तो बजट में घोषणा हुई है। 2023 में किस रैंक पे है ये भी आपने बहुत अच्छा क्लियर कर दिया, ये भी देखना जरूरी है। अभी तक 6वां मान के चले थे, हो सकता है 6वां से और पहले आ चुका हूँ, ठीक है। चलिए हम देख के बता देंगे, अभी थोड़ी देर में क्लास ओवर होने दीजिए फिर बता देंगे, ठीक है। आइए नहीं तो फिर बजट छूट जाएगा, बस 15 मिनट बचा हुआ है, थोड़ा सा और है इस पे। देखिए शुरू करें पेज नंबर 104 पे, हैंड रेज कर दीजिए सब लोग 104 पे आ गए हो तो। चलिए ठीक है। सामाजिक परिणाम, महिला श्रम शक्ति की भागीदारी जो है 2023 में कितनी परसेंट हो गई है, 32.1% है, 32.1% है महिला श्रम शक्ति में भागीदारी। मेडिकल कॉलेजों की संख्या कितनी हो गई 2023 में, 73। मेडिकल कॉलेजों की संख्या 73 हो गई है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, कौन बताएगा, उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, जी मोहित सर बताइए। 75। हिमांशु सर। 76 जिला सर 76वां जिला जो है अभी शायद फरेंदा नहीं, फरेंदा तो है, ठीक है सर ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ अभी, जी अभी इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि 76वां जिला बनेगा, भी बना नहीं है, ठीक है मानसू सर। फरेंदा तो फिर 75 हाँ 75 रहेगा। फरेंदा तहसील का भी मतलब वो हो चुका है, अब मतलब ऑफिशियल घोषणा करने की बाकी है, ठीक है। ऑफिशियल घोषणा करनी अभी बाकी है, ठीक है। तो कुल मेडिकल कॉलेज हो गए 73, कुल जिलों की संख्या है 75। नल से पेयजल की आपूर्ति, नल से पेयजल की आपूर्ति कितने परसेंट हो चुकी है, ये इंपॉर्टेंट है, 72%। कितना हो चुका है, 72% है, इंपॉर्टेंट है नल से पेयजल। अब पीएमएवाई प्रधानमंत्री अंत्योदय योजना, यही सर प्रधानमंत्री अन्न योजना, प्रधानमंत्री अन्न योजना है। इसके तहत कुल 48 लाख लोगों को क्या दिया जा रहा है, अन्न उपलब्ध कराया जा रहा है, ठीक है। यही तो है प्रधानमंत्री एवाई, यही तो होगा, या प्रधानमंत्री आवास योजना होगा, नहीं सॉरी आवास होगा ये, आवास हाँ प्रधानमंत्री आवास योजना। देखिए कंफ्यूजन कर देता, आवास कर लीजिए भाई, नहीं तो गलत हो जाएगा। आवास और अन्न को लेके 2017 में आवास योजना में 5.68 लाख थे, अब 2023 में कितने हो गए, 47.48, कितने हो गए, 47.48 लाख, ठीक है, सॉरी 47.82 लाख, 47.82 लाख है। और संरचना में आ जाइए, उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे की लंबाई 2022 में कुल कितनी है, 1314 है, 1314 2022 में कुल कितनी है, 1314 है। एयरपोर्ट की संख्या उत्तर प्रदेश में कुल कितनी है, 19 है। एयरपोर्ट की संख्या कितनी है, 19 है। डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से बनेंगे, 73, 70, 72.07, 47.82 लाख। फिर 2022 में जो एक्सप्रेसवे की लंबाई है 1314 किलोमीटर है, ठीक है, 1314 किलोमीटर है। एयरपोर्ट्स की संख्या कितनी है, तो एयरपोर्ट्स की संख्या 19 है, ठीक है। मेट्रो रेल सिस्टम की लंबाई कितनी है, 108 है। मेट्रो रेल सिस्टम कितनी है, 108 है। मेट्रो रेल सिस्टम कितना है, 108 शहरों में है, 108 किलोमीटर है, 5 शहरों में, ठीक है, 108 किलोमीटर है, 5 शहरों में है। और विद्युत ऊर्जा अवस्थापना जो है, विद्युत ऊर्जा अवस्थापना जो है 29,912 गीगावाट है। कितना है, 29,912 मेगावाट, सॉरी गीगावाट बोल दिया, मेगावाट है। कितना है, मेगावाट है। ये 29,912 तो नहीं पूछेगा, लेकिन जो 5 शहरों में मेट्रो है ये पूछ सकता है, 19 एयरपोर्ट है ये पूछ सकता है। एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है, 1314 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है, सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा बन रहा है, कौन बताएगा, जी अश्विनी सर बताइए। सर ये गंगा एक्सप्रेस वे वेरी गुड, 594 किलोमीटर की वेरी गुड, जाइएगा 594 किलोमीटर बनने वाले गंगा एक्सप्रेसवे की जो मतलब कितने जिलों से गुजरेगा, मोहित सर कितने जिलों से गुजरेगा, मोहित सर। मोहित सर, नित्या गलत है सर, गलत है, बताया गया ना। नित्या मैम आप बताइए। सर 12। वेरी गुड, 12 जिले हैं। वो 12 जिले कौन कौन से हैं, वीरेंद्र सर आप बताइए, कोड अगर याद हो तो। प्रतापगढ़, रायबरेली। सर कोड नहीं याद है क्या आपको, सर हाँ कोड बता रहे हैं सर, कोड बताइए, कोड। सर आशा आशा मेरा हाउ बम्बू सहा, प्रो प्रो आशा में
आशा मेरा हऊ बम्बू सहा प्रप्र। आशा मेरा हऊ बम्बू सहा प्रप्र। ठीक है, सभी का क्लियर है यहाँ पे? अब डिफाइन नहीं करेंगे हम, डिफाइन आप लोग खुद करिएगा। आशा मेरा हऊ बम्बू सहा प्रप्र। ठीक है, अमित सर बताएंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से गुजरता है? अमित सर 9 जिले सर। 9 जिले कौन कौन से? नीलिमा मैम कोड बताइए। सर ल अबा आसू अम्बेगा अमऊ। वेरी गुड। ल अब्बा आंसू अमेगा अमऊ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ठीक है, ल अब्बा आंसू अमेगा अमऊ। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 340.8 किलोमीटर है। कितनी है? 340.8 किलोमीटर है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जिसकी लंबाई 296 किलोमीटर है, लगभग 296 किलोमीटर है, और यह कितने जिलों से गुजरता है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कितने जिलों से गुजरता है? इंद्रजीत सर बताएंगे। इंद्रजीत सर। सर 7 जिलों से। 7 जिले कौन कौन से हैं? हिमांशु सर। चिबा, रुक गए सर, हिमांशु सर। चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन और रैया इटावा। चिबा, हमीम, जाओ, इटावा। ठीक है, चिबा, हमीम, जाओ, इटावा। ठीक है, तो ये पूर्वांचल एक्सप्रेस हो गया। लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? कौन बताएगा? लखनऊ, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? जी निधि मैम बताइए आप। निधि मैम। 302 किलोमीटर। वेरी गुड, ये आया हुआ प्रश्न है। 302 किलोमीटर है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई। यमुना एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? कन्हैया सर, यमुना एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? सर 165 किलोमीटर। वेरी गुड, यमुना एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 165 किलोमीटर है। और उसका जो मेडिकल हब बनाया जा रहा है, ठीक है, मेडिकल हब किस जगह पर बनाया जाएगा? मेडिकल हब, ठीक है, किस मेडिकल क्लस्टर जो है, मेडिकल क्लस्टर किस जगह पर बनाया जा रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में 3 क्लस्टर बन रहे हैं। एक है इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर है, एक है मेडिकल क्लस्टर है, और एक है रक्षा क्लस्टर है। तो मेडिकल क्लस्टर कहाँ बनाया जाएगा? कौन बताएगा? मेडिकल क्लस्टर किस एरिया में? बताइए। नहीं सर, गोरखपुर नहीं है। हिमांशु सर आप बताइए। सर गोरखपुर याद आ नहीं सर, गोरखपुर नहीं, मेडिकल क्लस्टर गोरखपुर की तरफ नहीं जा रहा है सर। और कोई? कन्हैया सर आप बताइए। ऐश्वर्या मैम लिख लीजिएगा। मेडिकल क्लस्टर उत्तर प्रदेश में 3 क्लस्टर बनाए जाने की योजना है। 3 क्लस्टर में से एक है इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर है, दूसरा है ये मेडिकल क्लस्टर, और तीसरा जो है रक्षा क्लस्टर है। तो रक्षा क्लस्टर जो है बुंदेलखंड वाले हिस्से में हो जाता है, जो बुंदेलखंड रक्षा औद्योगिक गलियारा है, ठीक है, उसमें हो जाएगा। जो मेडिकल क्लस्टर है वो कहाँ पे बन रहा है? ऐश्वर्या मैम बताइए। ऐश्वर्या मैम बताइए आप। कानपुर। नहीं, कानपुर नहीं है, कानपुर नहीं है सर। आगरा है क्या? लखनऊ वाले रीजन में है मैम। मेडिकल क्लस्टर जो बन रहा है वो सुल्तानपुर, मिर्जापुर। सर देखिए, मेडिकल क्लस्टर जो बनाया जा रहा है वो लखनऊ वाले रीजन में बन रहा है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स जो क्लस्टर है वो यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे बन रहा है, ग्रेटर नोएडा वाले हिस्से में, ठीक है, ग्रेटर नोएडा नोएडा वाले हिस्से में, ठीक है। ईडा, YIEDA, ठीक है, YED है क्या? शायद YID है, क्या है? ईडा वाला जो है, सर ईडा सिटी है, ईडा हाँ, सिटी। ईडा में बन रहा है ये। एयरपोर्ट के हाँ, पास है तो सर। ईडा सिटी के पास बन रहा है ये इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर। रक्षा क्लस्टर जो है बुंदेलखंड वाले में है, और मेडिकल क्लस्टर जो है ये है इधर लखनऊ वाले रीजन में, ठीक है, लखनऊ बाराबंकी वाले रीजन के आसपास, ठीक। इसको मैं इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर भी बन रहा है। अच्छा, वो कहाँ बन रहा है सर? आगरा और प्रयागराज में सर। अच्छा, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, तो सर यही तो हो गया इंडस्ट्री जो औद्योगिक पार्क वाला है, वही है शायद ये औद्योगिक पार्क जो स्थापित किया जा रहा है आगरा और प्रयागराज, यही तो दो हैं, आगरा प्रयागराज उत्तर प्रदेश के, ठीक है। यहाँ तक सबका फार्मा पार्क कहाँ बन रहा है? फार्मा पार्क सर अगर आपको याद हो तो बता दीजिए सर। अच्छा, फार्मा पार्क जो है ललितपुर में बन रहा है। अश्विनी सर बता रहे हैं, नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए, अब यही है, कॉमन ग्रुप स्टडी करने पे कई सारी चीजें बाहर निकल के आ रही हैं खटाखट। तो यहाँ तक सब। जी मैम। सर बनारस, भदोही और मिर्जापुर में सर जो कालीन वाला होता है ना सर, कॉर्पोरेट, अच्छा, हाँ, कारपेट क्लस्टर बनाया जा रहा है। अच्छा, बनारस, भदोही और मिर्जापुर। बनारस, भदोही और मिर्जापुर में कारपोरेट क्लस्टर है, ठीक है, कालीन क्लस्टर। बनारस, भदोही और मिर्जापुर। भदोही को क्या नाम है? भदोही का नाम बीच में संत रविदास नगर किए गए थे ना शायद, संत रविदास, लेकिन फिर बदल दिया गया है इस समय।
क्या है, भदोही किया गया फिर स्वतंत्र रविदास से नगर चल रहा है। इसमें तो हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं मैं खुद कंफ्यूज, ये कब बदल देता है कब क्या कर देता है, मुझे थोड़ा सा इधर एकदम डाउट है। इधर जी सर कुछ पूछना है क्या आपको? हाँ सर, अभी तक दोनों लिखा जाता है यहाँ पे। अच्छा दोनों, आप वहीं से हैं क्या, भदोही से? नहीं, मैं मिर्जापुर का हूँ, लेकिन सटा हुआ है, मैं भदोही के बॉर्डर पे हूँ, मिर्जापुर के बॉर्डर पे हूँ। अच्छा, तो दोनों लिखा जाता है, संत रविदास नगर भदोही। अच्छा दोनों लिखा जाता है? दोनों नहीं देखिए, दोनों लिखा जाता है या नहीं लिखा जाता है ये तो ठीक है, मेन हमें जानना है कि उत्तर प्रदेश सरकार क्या मान के चल रही है। अब इसे पता चलेगा, हमें पता इसे कैसे चलेगा पता है, ये जो वहाँ के जिलाधिकारी का कार्यालय होगा वहाँ के बोर्ड के पास, या फिर जो जिला कचहरी होगी उसके बोर्ड के पास से, कोई भदोही से हो तो वो बता सकता है। सर वहाँ भी मैंने देखा है लिखा हुआ है, जो डीएम साहब का कार्यालय है आवास है, वहाँ भी लिखा हुआ है, संत रविदास नगर भदोही दोनों लिखा हुआ है। दोनों लिखा हुआ है? हाँ, भदोही ब्रैकेट में लिखा होता है। अच्छा, संत रविदास नगर ऐसे लिखा होता है। चलिए ठीक है, वैसे लिखा रहता है। ठीक ठीक ठीक, क्लियर है एकदम। तो चलिए, इंडस्ट्रियल क्लस्टर कहाँ है, आगरा की प्रयागराज? आगरा और प्रयागराज दोनों जगह पे, मैम पीछे बताया गया था ना, औद्योगिक पार्क स्थापित किया जा रहा है। वही है, हाँ वही औद्योगिक क्लस्टर, औद्योगिक पार्क। चलिए आगे आ जाइए। बजट में जो नई पहलें हैं ग्रीन बजट के लिए, 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन जो ग्लासगो में हुआ था, प्रधानमंत्री के पंचामृत कार्यक्रम कौन कौन सा था, आ गया। पंचामृत में से एक एक अमृत बताना है, हैंड रेज कीजिए जल्दी से। बस 2 हैंड रेज है, 5 अमृत बताना है, खाली 2 लोग हैंड रेज किए हैं। चलिए पहला बताएंगे प्रिंस सर। गैर जीवाश्म ऊर्जा 500 गीगावाट का लक्ष्य 2030 तक। वेरी गुड, गैर जीवाश्म ऊर्जा 500 गीगावाट 2030 तक। ठीक है, अगला बताएंगे वीरेंद्र सर। सर 2030 तक ऊर्जा जरूरतों को 50% नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करना होगा। रिशु मैम क्या ये सही है? सर मैंने सुना नहीं, फिर से एक बार बोलिए। मैडम ने बताया 2030 तक ऊर्जा जरूरतों को 50% नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा किया जाएगा। सही है, सही है। अरे रुक जाइए, हम क्लियर करा रहे हैं ना, आप रुक रहिए। अब अगला बताएंगे अश्विनी सर, तीसरा। सर जो कार्बन एमिशन है उसको 1 बिलियन टन तक रिड्यूस करना है टिल 2030 तक। करिए सर, क्या स्टेटमेंट सही है? जी सर। मोई सर बताएंगे चौथा। जो लोग नहीं आते नोट कर लीजिएगा सब लोग। 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन। वेरी गुड, उसके बाद अगला है हिमांशु सर बताएंगे। सर भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य 2030 तक। मलेरिया मुक्त करने का? पंचामृत में मलेरिया मुक्त है रिशु मैम? अरे सॉरी सर नहीं सर, वो तो सर अलग टारगेट है। सर वो रुक जाइए सर, रुक जाइए, बताने दे हिमांशु सर को, बताइए सर। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य। नहीं सर, वो तो 500 गीगावाट वाले में हो गया, 500 गीगावाट वाले में था। प्रदीप सर आप बताइए 5वां अमृत। सर 2030 तक अर्थव्यवस्था की जो है कार्बन तीव्रता 2005 की तुलना में 45% मिनिमाइज करना है सर। रिशु मैम सही है ये? जी सर सही है। अरे 2045 सर। 2045। एक बार पंचामृत आप लोग डाल के पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है 5 अमृत कौन कौन से हैं। तक ही है सर। सर 2030 तक ही है, 45% कम। सर 2030 है, 2045 नहीं है सर। 2045 में तो कोई भी टारगेट नहीं है। 2045 एक टारगेट है, जो भी इसके पहले बताया, कौन बताया था? कार्बन इमिशन। हाँ, कार्बन एमिशन वो 1 बिलियन टन, वो 2045 शायद है। एक शायद, देखिए शायद सारे 2030 तक ही है, 2030। सुनिए, डिबेट करने का कोई मतलब नहीं है, सब लोग एक बार डाल के देख लीजिएगा। सर मैं आपको सर पीआईडी से बताती हूँ सर, इसमें 5 टारगेट हैं, जिसमें एक 2070 तक है। हाँ? जो नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य है सर। जो बाकी 4 हैं वो 2030 तक है, जिसमें पहला है 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता। दूसरा है सर नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा आवश्यकता का जो सर 50% है वो प्राप्त करना। ठीक है। और सर तीसरा है कार्बन उत्सर्जन को 2030 तक 1 बिलियन टन तक कम करना।
और सर फोर्थ है 2030 तक कार्बन तीव्रता को 45% से कम करना 2005 के सापेक्ष। यही सब 45% हो रहा है। अच्छा PIB हाँ तो सर ठीक है मैम, ठीक है आपका क्लियर है। हम लोग को हमें भी सब वही क्लियर था 2030 तक। 2070 में खाली नेट जीरो एक था, ठीक है। तो पंचामृत कार्यक्रम जो है उसका बाद मिशन लाइफ था, मिशन लाइफ, और उसके बाद फिर लाइफ फॉर पर्यटन था, लाइफ फॉर रूरल डेवलपमेंट था, ठीक है। सब आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो पंचामृत कार्यक्रम भी रिवीजन हो गया है। अब फिर आ जाइए बजटीय अनुमान ग्रीन टैगिंग करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश, ठीक है। बजटीय अनुमान की ग्रीन टैगिंग करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है, ये इंपॉर्टेंट है। यानी ग्रीन टैगिंग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, ठीक। उसके बाद देखिए जीएसडीपी यानी जो राजकोषीय घाटा है, ठीक है, यहाँ पर 3.46% है, हम लोग पीछे पड़ चुके हैं, 3.46% है। अगले वर्ष 2.97% रखे जाने का अनुमान है, 2.97 है। बस इसे थोड़ा सा देख लीजिए, 3.46% अभी का है, इसके बाद जो भी आएगा वो 2 पॉइंट चल रहा है, 2.9 फिर 2.7 2.7, ठीक है, ये चल रहा है। इसे डेटा आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा अन्य जो चीजें हैं वो पूछने की संभावना बहुत कम है। तो उत्तर प्रदेश के बजट को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और किसी को कुछ समझना है तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर बजट को क्लोज किया जाए। रोहित सर कुछ पूछना है? सर ये लास्ट वाले में आपने कौन सा डाटा भी आप बता रहे थे? सर जो बॉक्स में था राजकोषीय घाटा, खाली राजकोषीय घाटा मैंने बताया। राजकोषीय घाटा 2024-25 का जो बजट अनुमान है 3.46% है। उसके बाद अगले 3 वर्ष के लिए जो अनुमान प्रस्तुत किया गया 2.97, 2.75, 2.77। बस इसे एक बार देख लीजिए, मतलब इंपॉर्टेंट पूछेगा 3.46, ठीक है, इसके बाद नहीं पूछेगा, ठीक। मोहित सर ठीक है। और सर एक और क्वेश्चन था जी, बोलिए। कि लास्ट का ये जो स्टेटमेंट है बजटीय अनुमान की ग्रीन टैगिंग करने वाला भारत का पहला राज्य, तो ग्रीन टैगिंग क्या मतलब हो गया? ग्रीन टैगिंग का मतलब एक बार मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन ग्रीन टैगिंग मतलब ये हो जाएगा कि बजट में जो ग्रीन अर्थव्यवस्था है, ग्रीन अर्थव्यवस्था की तरफ, ठीक है, मतलब मतलब हाँ ग्रीन, हाँ ठीक है, उसको मैं एक बार देख लूंगा तब बता दूंगा, क्लियर कर, ठीक है, ठीक है, क्लियर कर दूंगा, कर बता दूंगा, ठीक है। कन्हैया सर आपका कोई क्वेश्चन है? मोहित सर, मोहित सर मैं बताऊं ग्रीन टैगिंग? जी बता दीजिए मैम। सर इसमें ना जो भी मतलब सर जिस भी सरकारी विभाग को पैसा दिया जाता है, तो सर हर सरकारी योजना का सर ये देखा जाता है कि वो सामाजिक और आर्थिक प्रभाव के साथ साथ उसका पर्यावरणीय प्रासंगिकता भी है या नहीं है। तो सर ये उसमें चेक किया जाता है कि मतलब पर्यावरण प्रासंगिकता कितनी है उस सरकारी योजना की जिसको हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम पैसा दे रहे हैं। जी जी जी, यही मुझे याद दिला था जिसकी जेंडर बजट जो आया था ना, जेंडर बजट ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। जेंडर बजट भारत में कब आया था? 1985 में पहली बार आया था, ठीक है। तो जेंडर बजट से मैं अनुमान लगा था कि ग्रीन टैगिंग का आशय यही होगा कि मतलब कोई भी आवंटन हम जो कर रहे हैं पर्यावरण के साथ वो कितना अनुकूल है या फिर कितना परसेंट उस पर ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, कितना प्रतिकूल है, उसी को लेके ये ग्रीन टैगिंग होगी। बट जो कि जब तक क्लियर नहीं होता तब तक बताना आसान नहीं होता, ठीक है। अच्छी भी बात नहीं है कि क्लियर ना हो तो भी बता दिया जाए। मैं जेंडर बजट से अनुमान लगा रहा था कुछ ऐसा, आपने बता दिया तो क्लियर भी होगा कि जेंडर बजट से रिलेटेड है। कि जेंडर बजट में क्या था कि कोई किसी आवंटन में, किसी भी योजना में कितना परसेंट जो आवंटन है महिलाओं को ध्यान में रख के किया गया है, महिलाओं और बालिकाओं को हित को ध्यान में रख के किया गया है। उसी प्रकार से ग्रीन बजट का, ग्रीन टैगिंग का आशय है कि कोई भी आवंटन जो किया गया किसी बजट में किसी विभाग में, तो कितना परसेंट जो है किया गया है, किसके लिए कितना परसेंट किया गया है, मतलब ग्रीन टैगिंग यानी कितना परसेंट पर्यावरण पे ध्यान रखा जा रहा है, ये है, ठीक है। क्लियर है सबको? रोहित सर? जी सर, जी सर, ठीक है। अब सभी लोग जा सकते हैं। और उसके बाद सनाया मैम, शायद आपका कोई क्वेरी थी जो लेके पूछना था, सनाया मैम। हाँ सर, वो मैं बैंक वाला पढ़ रही थी, पीडीएफ जो दिया था आपने। हाँ। तो उसमें भारत में बैंकों की प्रमुख समस्या क्या है, तो उसमें नीचे ऐसा लिखा था गैर निष्पादक आस्तियों का अधिक होना। इसका मतलब समझा दीजिए। गैर निष्पादक आस्तियों का अधिक होना यानी असेट होता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट, यानी आपने लोन लिया और लोन चुकाना नहीं शुरू किया, लोन का जो उधार है वो नहीं चुका रही है, ठीक है। यानी आपने उधार लिया, उधार लेने के बाद उस पर देना होता है ब्याज, और ब्याज में जो किस्तियां दी जाती हैं, किस्त अगर आप नहीं चुका रही हैं तो 180 दिन जो होता है, 180 दिन तक अगर उस पे आपने कोई लोन यानी उस पे कोई भी आपने पैसा नहीं जमा किया है, यानी कोई किस्त नहीं जमा की है, तो 180 दिन जो है निश्चित जो डेट जो है 180 दिन पे उसे मान लिया जाता है कि एसेट हो गया है
एनपीए में, ठीक है। फिर उसके लिए दूसरा तरीका अपनाया जाता है, उसके बाद जी 180 90 दिन होते शायद 180 है, नहीं है शायद 1 साल है, नहीं 180 1 साल है और मूलधन 6 महीने है। नहीं वही चीज है ना, शायद सर एक बार कंफर्म आप जो बता रहे हैं सर बिल्कुल सही है। वो देखिए ब्याज जो अदायगी है, ब्याज जो है 180 दिन तक नहीं आता है, फिर मूलधन जो है 360 दिन है, ठीक है, ऐसे है पूरा। मैं अभी बस एक नॉर्मल फॉर्मूला बता रहा हूँ कि मतलब जब अगर आप मतलब उस पे कोई भी आ नहीं रहा है शुल्क, तो वो नॉन परफॉर्मिंग असेट हो जाता है, ठीक है। मतलब लोन लिया और फिर उस पे कोई भी शुल्क नहीं आ रहा है, तो वो नॉन परफॉर्मिंग असेट में सरकार मतलब बैंक चेंज कर देती है, फिर उसको वसूली के लिए दूसरी प्रक्रिया अपनाई जाती है, ठीक है मैम। जी सर समझ गए। ठीक है नितिन, सर बुंदेलखंड में कौन सा क्लस्टर बताए थे? रक्षा क्लस्टर है, रक्षा औद्योगिक गलियारा बन रहा है ना बुंदेलखंड। अच्छा, और सर यूपी का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क? मेडिकल डिवाइस पार्क मैंने बांदा में है क्या सर? एक बार देख लो फिर। नहीं सर, ये वहाँ पे है, क्या बोलते हैं, ईडा में ही है। ईडा जो ईडा मैम नहीं ईडा बता हाँ रही हाँ थी। बताया गया था, तुम लोगों को बताया गया था, ईडा में मेडिकल डिवाइस पार्क था, ग्रेटर नोएडा। ठीक है ईडा में। अच्छा, बांदा में सर विज्ञान पार्क बन रहा है। अच्छा बांदा में विज्ञान पार्क, ठीक है। चलिए नीलिमा मैम। सर मेरा क्वेश्चन पॉलिटी से है सर। एक ये कंफ्यूजन बनी हुई है कि जैसे किसी राष्ट्रपति को जिस भी डेट से महाभियोग या किसी भी तरह से वो त्याग पत्र या मतलब सदन छोड़ देते हैं, तो उस दिन जो उनका कार्य है वो मान्य होगा कि नहीं, यही चीज में भी कंफ्यूजन बनी हुई है। मैम दिन से नहीं मतलब, सुनिए दिन से में दिया है कि नहीं मान्य होगा। सुनिए दिन से मतलब नहीं होता है, जब तक मतलब देखिए संविधान के विशेषज्ञों का मानना है कि जब उन्होंने शपथ लिख दिया जिस तारीख में जिस मतलब टाइम पे, ठीक है, और जिसको शपथ देना है उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक, एक्सेप्ट करने के बाद उनका जो क्या है लग गया कि अब वो सब पद पे नहीं है, पद पे नहीं है, उसके बाद कोई भी जो कार्य होगा विधि मान्य नहीं होगा, ठीक है। मतलब एक्सेप्टेशन क्या है कि कब एक्सेप्ट किया गया, अगर एक्सेप्ट नहीं किया गया। जी मैम बोलिए। जैसे उस डेट का जो काम होगा, जैसे मान लीजिए कि दिन में आधे टाइम से एक्सेप्ट हुआ है, तो उसके पहले का जो काम होगा वो मान्य होगा या वो तारीख का कोई भी काम मान्य नहीं उसके होगा? पहले का काम मान्य होगा, जब एक्सेप्ट हो जाएगा उसके बाद का मान्य नहीं होगा। नियमता ये है, जो संविधान के जो मतलब लॉ के या विधि के जो विशेषज्ञ हैं वो ये बताते हैं, ठीक है। और पॉलिटी के जो मतलब जैसे नॉर्मल पढ़ाने वाले टीचर हैं वो कुछ भी बता देता है। जैसे अभी मतलब ये पेपर आया था 2022 वाले में था क्या शायद जो प्रश्न था, ठीक है, तो 23 वाले में था ना। तो जब आया था तो मुझे थोड़ा-सा इस पे मतलब हाँ, ठीक है, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था उस समय, लेकिन बाद में मतलब 2-3 लोग विधि विशेषज्ञ हैं हमारे मतलब जुड़े हुए, नाना जी लगते हैं और मामा भी हैं कई लोग, तो उन लोगों से बातचीत थी तो उन्होंने बताया कि मतलब जब वो डेट मतलब एक्सेप्ट हो जाएगी जिस टाइम पे, उसके बाद वो पद पे नहीं रहेंगे। जब तक देखिए सब आप जैसे होता है ना कि हमने क्या इस्तीफा दे दिया, ठीक है, कोई कई आईएएस अफसर होते हैं इस्तीफा दे देते हैं ना, इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं होता है, वो साल भर बाद फिर क्या होता है इस्तीफा वापस ले लेते हैं, होता है ना। इस्तीफा एक्सेप्ट हो जाएगा तो फिर वापस नहीं ले सकते ना अपना। तो कुछ टाइम होता है देते हैं, जब एक्सेप्ट हो जाएगा तब उसके बाद कार्य नहीं मान्य होगा, ठीक है, क्लियर है। यही चीज सर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के केस में ये चीज होगी? सभी के लिए मैम, कोई भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति या किसी भी पद पे कोई भी व्यक्ति है, जब तक एक्सेप्ट नहीं होगा तब तक उसके द्वारा किए जा रहे कार्य क्या होंगे, विधि मान्य होंगे, ठीक है। जैसे ही एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि जो अथॉरिटी होती है, पद की अथॉरिटी होती है, ठीक है, आप जानते हैं ना कि प्राधिकार जो होता है उत्तरदायित्व देता है, ठीक है, उत्तरदायित्व से आपके पास प्राधिकार आते हैं, ठीक है, यानी प्राधिकार आपको मिला उस पद से लेके, आपको व्यक्ति के रूप में कोई प्राधिकार नहीं मिला, उस पद को लेके प्राधिकार मिला है, अथॉरिटी मिली है। और अगर आपने उस पद को त्याग दिया है और आपका जो त्याग पत्र है वो स्वीकार कर लिया गया है, तो फिर वो माना नहीं जाएगा, ठीक है। क्लियर है मैम? ओके मोहित सर आप बताइए। मोहित सर एक क्वेश्चन था एनवायरनमेंट से रिलेटेड। पूछिए सर। एक स्टेटमेंट था मीथेन एज अ ग्रीन हाउस गैस इज मोर हार्मफुल देन कार्बन डाइऑक्साइड। जी क्यों है ये, कौन बताएगा, हम ही बता दें। चलिए, जो मीथेन है कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में पर्यावरण में अधिक समय तक रहती है, ठीक है, यानी अगर मीथेन बन गया तो 15 से 20 साल तक वो नुकसान पहुंचाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड साल भर के अंदर
खत्म हो जाएगा। मान लीजिए पेड़ पौधे हम लगा लेंगे, हरे पेड़ पौधे लगा देंगे ना, तो वो क्या होगा, पेड़ पौधे उसको अपना भोजन के रूप में बना लेंगे, हमें ऑक्सीजन देने लगेंगे, तो बच गया। लेकिन मीथेन जो है लंबे समय तक करता है, ठीक है, 15 से 20 साल तक अधिक प्रभाव डालता है। ठीक, क्लियर? ओके, ठीक है। अर्चना मैम, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सर, बोल दीजिए। पॉलिटी से क्वेश्चन था सर कि जो महाभियोग से रिलेटेड है प्रेसिडेंट, उस पे सर ये है ना कि महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पे चलाया जाएगा। तो सर ये 2 जगह दिया है, मैं भी शायद आर्टिकल 56(1)(b) में भी है और शायद 61 के 1 में भी है। एक मिनट सर, आप 50 सुनिए, आप 56(1)(b) बोल रहे हैं? 56(1)(b), एक मैं बेयर एक्ट खोल लेता हूँ ना, तो समझ में आ जाएगा। 56(1)(b), 56(1)(b), हाँ बताइए। इसमें भी सर सेम, दोनों में अंतर क्या है सर? दोनों में अंतर देखिए, 56(1)(b) में जो कह रहा है वो संविधान के अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में, ठीक है, 19 यानी अनुच्छेद जो आर्टिकल 61 में, उसमें जो उपबंधित रीति है उसके द्वारा महाभियोग से हटाया जाएगा। यानी जो रीति है, किस रीति से हटाया जाएगा, इसका जो उल्लेख है वो कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 61 में किया गया है। ठीक, और राष्ट्रपति की पदावधि जो है, पदावधि यहाँ पे है कि कितने साल तक रहेगा, तो पद ग्रहण करने की तारीख से 5 साल तक है। ठीक, अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को दे सकता है राष्ट्रपति। अगर मान लीजिए वो संविधान का अतिक्रमण करता है, वायलेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब करता है, तो क्या करेगा? आर्टिकल 71 के तहत जो संसद है, यानी भारतीय संसद, लोकसभा में 100 सदस्य और राज्यसभा में 50 सदस्य है, यही है। लोकसभा में 100 सदस्य और राज्यसभा में 50 सदस्य के अनुमोदन से क्या होगा? महाभियोग लगा दिया जाएगा, और महाभियोग लगाने के बाद उन्हें हटा दिया जाएगा। तो हटाने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, हटाने का जो प्रोसेस है, किस प्रोसेस से हटाया जाएगा? तो महाभियोग जो प्रक्रिया है वो किसमें है? अनुच्छेद 61 में। लेकिन महाभियोग से हटाया जाएगा, ये किसमें है? 56 में है। 56। क्लियर है आपका? थैंक यू सर। ओके, इंद्रजीत सर आप बताइए। हाँ सर, एक रिक्वेस्ट था कि क्लास जो है 9 बजे से नहीं हो सकता सर? सर मैं 9 बजे पढ़ा के आता हूँ, 9 कभी-कभी 9:10 हो जाता है, 9:15 हो जाता है, ठीक है, और फिर मैं आता हूँ खाना पीना खा के। पहले सोचिए 10:15 से क्लास चलती थी ना, मैंने अपनी एक कोचिंग छोड़ दी कि आप लोगों का नुकसान ना हो, 10 बजे से कर लेंगे, थोड़ा-सा पहले कर लेंगे, ठीक है। फिर क्योंकि हेक्टिक है सर, और दूसरी चीज़ सर 9 बजे से रख देने पे क्या होगा ना कि हमारी जो बहुत सारी मैम लोग हैं, और ठीक है, सिस्टर्स लोग हैं, वो लोग जैसे फैमिली से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, तो 9 साढ़े 9 बजे तक भोजन-वोजन का चलता रहता है, ठीक? तो वो 10 बजे तक किसी भी हाल में खाली हो जाती हैं, पढ़ के, अपना काम-धाम करके, ठीक है? तो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के किया जा रहा है, ठीक है सर? मतलब कुछ चीज़ें ये हैं, क्लास करने को हम तो कर सकते हैं, हम अपना फिर मैनेज कर लेंगे किसी तरह से, लेकिन अन्य लोगों को असुविधा होने लगी, फिर वो जैसे घर पे ना बर्डन पड़ने लगा कि 9 बजे से, फिर ऐसा है कि 10 बजे सब लोग खाली हो जाएँगे खाना-पीना खा के, मैक्सिमम लोगों के यहाँ हो जाएगा, ठीक है? ओके।